नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। दिन के 9:30 बज चुके हैं और ये वक्त होता है कारोबार जगत की खबरों को आप तक पहुंचाने का, क्योंकि आप कर रहे होते हैं दिन की तैयारी। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप लाइंस पर। बाजार नियामक सेबी ने ट्रेडिंग की समय सीमा बढ़ाने के आवेदन को किया खारिज। ब्रोकर कम्युनिटी ने पर्याप्त फीडबैक नहीं दिया, उसकी वजह से सेबी ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया। एनालिस्ट कॉल में एनएससी के चेयरमैन आशीष चौहान का बयान। गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने रखी दलील। दावा किया कि गूगल प्ले स्टोर भारत में कंपटीशन लॉ का उल्लंघन नहीं करता। प्ले स्टोर के बाजार में दबदबे वाले आरोप का भी किया खंडन। कहा, प्ले स्टोर डेवलपर और यूजर दोनों को ही देता है विकल्प। एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड वैक्सीन की बिक्री पर लगाई रोक। कंपनी का दावा, बाजार में अपडेटेड वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने से कोविशील्ड की मांग में कमी आई। कुछ दिनों पहले कंपनी ने वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट को भी स्वीकार किया था। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबरें जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिस पर हमारी निगाह रहेगी। और आज की जो बहस है, आज की जो चर्चा है, वो जीएसटी पे होगी। लेकिन उससे पहले भारतीय एफएमसीजी उद्योग ने साल 2024 की जनवरी-मार्च की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर 6.5% की वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही 5 तिमाहियों में पहली बार ग्रामीण खपत से शहरी मांग को पीछे छोड़ दिया है। उपभोक्ताओं से जुड़ी सूचनाएं मुहैया कराने वाली फर्म निल्सन आईक्यू ने एक रिपोर्ट में आकलन पेश किया है। निल्सन आईक्यू ने दैनिक उपभोग वाले उत्पादों पर जारी तिमाही रिपोर्ट में यह कहा कि खाद्य और गैर खाद्य दोनों क्षेत्रों से खपत बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन भोजन की तुलना में गैर खाद्य श्रेणी में वृद्धि लगभग दोगुनी रही। मार्च तिमाही में घरेलू एफएमसीजी उद्योग का मूल्य 6.5% बढ़ा, जिसका श्रेय अखिल भारतीय स्तर पर 5.5% की वृद्धि को जाता है। मात्रात्मक वृद्धि 1 साल पहले की समान अवधि में 3.1% रही थी। एनआईक्यू ने कहा कि ग्रामीण मांग वृद्धि ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और शहरी क्षेत्र को भी पीछे छोड़ दिया है। शहरी उपभोक्ता मांग में क्रमिक गिरावट देखी जा रही है। एनआईक्यू ने कहा कि एफएमसीजी उद्योग में छोटी कंपनियों की तुलना में बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर है। हालांकि बीती 2 तिमाहियों में बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों ने गैर खाद्य श्रेणियों में उच्च वृद्धि दर देखी। और जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी की कैसे शुरुआत हुई और सेंसेक्स और निफ्टी की कैसे ओपन हुई। गिफ्ट निफ्टी से जो आज संकेत मिलने शुरू हुए थे, उसके मुताबिक आज गिरावट बाजार में देखी जा रही है। 22,368 का स्तर दिखाई दिया आज गिफ्ट निफ्टी में शुरुआती कारोबार में, और उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई पड़ा। देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग कैसे। 171 अंक नीचे 73,340 के स्तर पर। कल के मार्केट में गिरावट के बाद आज भी ये गिरावट गहराती नजर आ रही है। निफ्टी 50 की ओपनिंग भी आज कमजोरी के साथ हुई। देखते हैं निफ्टी कितने स्तर गिरावट के साथ खुला। 84 अंक की गिरावट के साथ 22,217 के स्तर पर आज निफ्टी 50 की ओपनिंग देखी गई है। कुछ शेयर्स जहां पर इस वक्त मुनाफा हो रहा है निवेशकों को, उसमें कोल इंडिया 1.5%, बीपीसीएल करीब 1.25%, मारुति में 1.13%, रिलायंस और ओएनजीसी में आधे से पौने फीसदी तक की बढ़त शुरुआती कारोबार में दिख रही है। अब देखते हैं टॉप लूजर्स क्या हैं आज के हमारे गिरावट वाले शेयर्स। डॉक्टर रेड्डीज, एल&टी, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान लीवर और एचडीएफसी बैंक में गिरावट नजर आ रही। डॉक्टर रेड्डी सबसे ज़्यादा 3.25% टूटा है। आज 6,051 का स्तर शुरुआती कारोबार में दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट्स में देखते हैं कि इस वक्त क्या रुख नज़र आ रहा है। अमेरिकी बाजारों में ये वायदा कारोबार के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। डाउ जोन्स 36 अंक नीचे, S&P 500 13 अंकों पर, नैस्डैक 45 अंकों पर कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों में भी मिला जुला रुख। निकी में गिरावट है, 38,303 का स्तर देखा गया, लेकिन हांगकांग और कोरिया में बढ़त का स्तर दिखाई दे रहा है। कोरिया कॉस्पी के काफ़ी फ्लैट कारोबार करता नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव 82 स्तर पर बना हुआ है। सप्लाई बढ़ने से क्रूड ऑयल के दाम में थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है। एक समय तक ये 88 के स्तर पर दिखाई दी। और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। और वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की भरपूर प्रशंसा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लंबा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुए इस कानून के बारे में एक्स प्लेटफॉर्म पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कर कानून भारत में सहकारी संघवाद का एक जबरदस्त उदाहरण है और राज्यों को सशक्त करता है।
वित्त मंत्री ने जीएसटी को लेकर के राज्यों की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब में कहा कि ये एक मिथक है कि सारा जीएसटी संग्रह केंद्र की जेब में जाता है। जीएसटी राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्यों को उस राज्य में एकत्रित एसजीएसटी का लगभग 100% प्राप्त होता है। आईजीएसटी का 50%, सीजीएसटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी 42% जो है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ये पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी को लागू करते समय गरीबों का ख्याल रखा, प्रो पुअर अप्रोच अपनाया और टैक्स की कम दरों के बावजूद जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व जीएसटी पहले स्तर तक पहुंच गया है। सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जीएसटी में शामिल किए गए करों से 18-19 से 23-24 तक कुल मिलाकर देखें तो राज्यों का राजस्व 37.5 लाख करोड़ रुपए होता। वही जीएसटी के बाद राज्यों को जो आमदनी हुई है वो 46,56,000 करोड़ रुपए हुई। उन्होंने कहा कि जीएसटी दर निर्धारित राजस्व तटस्थ दर से कम होने और कोविड-19 की वजह से राजस्व प्रभावित होने के बावजूद जीएसटी का जो संग्रह है वो शुद्ध और सकल दोनों ही मामलों में पहले के स्तर पर पहुंच चुका है। सीतारमण ने कहा कि बताता है कि केंद्र और राज्य मिलकर के बेहतर कर प्रशासन के माध्यम से हमारे करदाताओं पर कम बोझ के साथ एक समान राजस्व एकत्रित करने में सक्षम है। सीतारमण ने भी कहा कि जीएसटी के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की पूर्व दरों की तुलना में कम दर लगाया गया। जैसे बालों के तेल और साबुन जैसी वस्तुओं पर टैक्स पहले 28% था, उसे घटा करके 18% किया गया। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं 12% का टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि पहले 31% का टैक्स हुआ करता था। सिनेमा के टिकट पर भी कर की दर कम हुई है। उन्होंने कहा 2017 से कर दरों को और भी तर्कसंगत बनाया गया। सोमवार को न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा को उन्होंने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष के रूप में भी शपथ दिलाई। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार फोकस जीएसटी रिफॉर्म पर ही ये चर्चा लगातार जारी है। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में प्रतीक जैन जो पार्टनर है पीडब्ल्यूसी इंडिया के, और राजेंद्र अरोड़ा जीएसटी के विशेषज्ञ। इस कार्यक्रम में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतीक जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। बहुत लंबी पोस्ट लिखी और जीएसटी के फायदों को वित्त मंत्री ने गिनाया है। क्या अब हम जो बड़ी बात उन्होंने कही कि अब हम जीएसटी का फायदा कारोबारियों को भी हो रहा है, उपभोक्ताओं को भी हो रहा है, साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी। तो बहुत सारे आरोप लग रहे थे केंद्र पर, राज्यों की तरफ से, अब शायद उस पर लगाम लग सकती है। जी हाँ, देखिए जीएसटी जब आप देखते हैं तो उपभोक्ताओं को देखते हैं, राज्य सरकार को देखते हैं और इंडस्ट्री को देखते हैं। तो जब कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो जीएसटी रेट्स काफी कम हुए हैं पहले से। जैसे एफएम ने बोला, वो बिल्कुल सही बोला कि इफेक्टिव टैक्स रेट जो पहले 27-28% होती थी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, वो 18% हो गई। तो वो एक बड़ी बात है। बाकी जीएसटी काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपको इनवॉइस पे नजर आता है कितना जीएसटी आपने चार्ज किया है, तो वो कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, राइट। ऐसे पहले पता ही नहीं होता था कि कितना जीएसटी चार्ज हुआ है। इंडस्ट्री के लिए जिसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, वो आया कि भाई पूरे सारे स्टेट्स में एक ही रेट है, एक ही लॉ है, तो काफी अच्छा हुआ उसकी वजह से। और जैसा कि एफएम ने भी बताया कि टैक्स बॉयंसी आई है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। ऑफ कोर्स अगर आप जीएसटी का एनालिसिस करें तो आप ये बोल सकते हैं कि पिछले 7 साल में बहुत सारी चीजें और हो सकती थी जो शायद नहीं हुई जीएसटी में। अब उम्मीद यही है कि जो नया सरकार आएगा, नई सरकार आएगी, वो अगले 100 दिन में या अगले कुछ महीनों में जीएसटी रिफॉर्म्स को एक दूसरे चरण पे ले जाएगी, जिसमें कि रेट रैशनलाइजेशन की बात है
आपको जीएसटी लॉ को सिंप्लीफाई करने की बात है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करने की बात है, बिकॉज लिटिगेशन बहुत हो रहा है, डिस्प्यूट्स बहुत हो रहे हैं, उस पर हम अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। मे बी ऐसा कुछ एमनेस्टी स्कीम लेके आए, जैसे पुराने जो तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं, जैसे पहले भी आया था विवाद से विश्वास और उस तरह की स्कीम्स आई थी, ऐसा कुछ करें। तो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन जीएसटी ओवरऑल मेरे ख्याल से तो काफी बड़ा सक्सेस रहा है। राजन जी, अब थोड़ा सा राज्यों की बात करते हैं। जीएसटी अगर ना आया होता तो राज्यों के राजस्व पर जो आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया केवल 37 लाख करोड़ रुपए होता, अब 46 लाख करोड़ रुपए के पार है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज तो शायद राज्य ही हुए हैं, जिनको कॉम्पनसेशन भी दिया गया पहले 5 सालों में जो भी लॉस था। बिल्कुल सही कहा सर आपने। राज्यों को बहुत अधिक जो है इसमें फायदा हुआ है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, एक ये जो क्या है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो जहां पर भी फाइनली गुड्स कंज्यूम होंगे, सर्विसेज कंज्यूम होंगी, उसी पर्टिकुलर स्टेट को टैक्स बिलोंग करेगा। तो इस केस में एक बहुत बड़ा ये फायदा राज्यों को हुआ है कि जो भी कंजम्पशन स्टेट्स हैं, स्पेशली उन लोगों को तो बहुत अच्छा रेवेन्यू मिला है। और दूसरा जो है यहाँ पर क्या है कि जो एक रेट वॉर होती थी बिटवीन दी स्टेट्स, क्योंकि अब वन नेशन वन टैक्स वन रेट, तो उस केस में रेट वॉर का भी बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता था स्टेट्स के बीच में, वो खत्म हो गया। तो आपस में वहां का जो बिजनेस है वो शिफ्ट होने की बजाय वहीं पर स्टे किया। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं दे आर एट द बेनिफिट। और इन फ्यूचर ऑल्सो अगर रिफॉर्म्स की जब बात की जाए, तो अगर मैं कहूं कि अगर हम पावर को इलेक्ट्रिसिटी को अगर जीएसटी के प्रीव्यू में ले आते हैं, जो कि आज एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, तो मैं समझता हूं कि एक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा उससे फायदा हो सकता है, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। और इवेंचुअली सर देखिए, जीएसटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जितने भी टैक्सेस हैं वो इंडस्ट्री की कॉस्ट नहीं बनने चाहिए। आज पावर जो है कि बहुत बड़ी कॉस्ट है, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आज बहुत बड़ा कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, जो कि पास ऑन हो जाता है कंज्यूमर के ऊपर। तो अगर पावर को फ्यूचर में रिफॉर्म्स के ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे, तो अगर वो ले आया जाए तो बहुत बड़ी जीत हो सकती है। और मुझे लगता है कि कम से कम पूरा ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर में 2 से 3% की कॉस्ट की रिडक्शन हो सकती है, बिना कोई किसी भी स्टेक होल्डर को नुकसान किए हुए, ना कि सरकार ना इंडस्ट्री, और कंज्यूमर का फायदा जो अब जीएसटी में हो रहा है और बढ़ सकता है। प्रतीक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार प्रोडक्शन इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है, जीएसटी कितना बड़ा फैक्टर है इस चीज को, देश को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए? जब आप वैश्विक स्तर पर देखते हैं, जब compete करना पड़ता है हमारी कंपनियों को, तो हम इसे और ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकते हैं? देखिए, जीएसटी आने के बाद ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग को काफी फायदा पहुंचा है, और 2-3 चीजें हुई हैं उससे। तो पहले जब आप एक्सपोर्ट करते थे कुछ भी प्रोडक्ट इंडिया से, तो कुछ टैक्सेस आपकी कॉस्ट बन जाती थी। अब वो जैसे बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स यू शुड नॉट एक्सपोर्ट टैक्सेस, तो जितने जो आपके इनपुट टैक्सेस हैं उसका आपको रिफंड मिलता है, जो पहले बहुत केसेस में कॉस्ट बन जाता था। जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स और इस तरह की चीजें होती थी, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता था या रिफंड नहीं मिलता था। दूसरा, जैसे कि बताया कि हर एक स्टेट में एक ही लॉ है, तो पहले क्या होता था कि अगर कहीं भी मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, पहले मेरे को सोचना पड़ता था किस स्टेट में करूं, कहां से मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कौन सी सरकार मेरे को टैक्स का कंसेशन दे रही है। वो अभी भी एक फैक्टर है, लेकिन काफी कम हो गया है उस तरह का फैक्टर। तो उस वजह से मेरी डिसीजन मेकिंग आसान हो गई है, मेरी प्राइसिंग आसान हो गई है, मूवमेंट ऑफ गुड्स जिसको बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो आसान हो गया। जो पहले 7-8 दिन जहां लगते थे वो 2 दिन में या 3 दिन में माल पहुंच जाता है, तो उससे काफी फायदा हुआ है। कुछ चीजें करने की और जरूरत है, जीएसटी लॉ को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अभी बहुत सारी की चीज है जिसका आप जीएसटी का आपको रिफंड या क्रेडिट नहीं मिलता है। जैसे कि अगर मैंने कोई कारखाना बनाया, फैक्ट्री बनाई, उसमें जो जीएसटी मैंने पे किया उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका क्रेडिट या रिफंड नहीं मिलता है। आज लॉ में उसका ऐसा प्रावधान है, उसका क्रेडिट आपको, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो उस तरह की जो चीजें हैं उसको आपको करने की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंडस्ट्री को रिफंड है उसको जल्दी से मिले। तो वो कुछ चीजें हैं जो करनी है, लेकिन काफी काम किया गया है इसमें, और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा ही मिला है। राजन जी, अब आपसे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं एमएसएमई सेक्टर पर जो जीएसटी का प्रभाव पड़ा है वो किस तरह से आप देखते हैं, और
बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि एमएसएमईज के लिए जीएसटी के कंप्लायंस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। तो अभी क्या पेन पॉइंट्स हैं जब आपकी बात होती है अपने कस्टमर्स के साथ में, तो एमएसएमई किस तरह से ले रहा है पूरी जीएसटी व्यवस्था को? क्या वो इन ट्यून हो पाया है जो बदलाव हमने किए हैं 2017 के बाद? देखिए सर, एमएसएमई में प्रिंसिपली तो मैं कहूंगा कि लार्जली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इन ट्यून हो गई हैं, एक आपस में एक दूसरे में समन्वय हो गया है सब्जेक्ट और उनके बीच में। लेकिन सर कंप्लायंसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं और उनको रैशनलाइज करने की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारी, मैं यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे कि एक क्यूआरएमपी स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है। अब वो स्कीम एमएसएमई के लिए लाई गई है, लेकिन बहुत ज्यादा वो बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए। अब जैसे कि चर्चा हो रही थी कि भी कुछ एमएनएसटी स्कीम्स लाई जाए। देखिए सर, पहले 3 साल में कानून में सरकार भी बहुत ज्यादा अडेप्टिव थी, समझ रही थी, सोच रही थी, सीख रही थी, यहां तक कहूंगा मैं। तो टैक्स पेयर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी तो वही समस्याएं थी ना, कानून को समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उस समस्याओं से और उनके जो आफ्टर माथ हैं, जो उसके बाद की जो समस्याएं, जैसे कि बहुत सारे शो कॉज नोटिस आए, बहुत सारी और लिटिगेशन जैसे चर्चा हो रही थी वो चालू हो गई। उसके लिए मैं पुरजोर एक जो है उसका एक सपोर्ट करूंगा कि एक एमएनएसटी स्कीम 3-4 इश्यूज को लेकर आनी चाहिए। और एमएसएमई के लिए सर रिटर्न्स को रिवाइज करने की फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए। और हम सुन रहे हैं कि अब जो सरकार नहीं आएगी उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी उसमें बहुत सारी जो है रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और इजी करने का सिस्टम को किया जाएगा। तो एमएसएमई के लिए ओवरऑल तो देखिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा कानून है और एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। और हम तो देखो यहां तक बोलते हैं सर कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना है, मैं तो जीएसटी का व्यक्ति होने के कारण यहां तक कहता हूं कि केवल जीएसटी अगर हम प्रॉपरली और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ जीएसटी से ही हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। जी प्रतीक जी, ये जो लिटिगेशंस की बात आपने भी की, राजेंद्र जी भी कर रहे हैं, ये लिटिगेशंस हो क्यों रहे हैं? जो नोटिसेस आ रहे हैं वो क्या कारोबार जगत की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 360 डिग्री प्रोफाइलिंग अब शुरू कर दी जीएसटी नेटवर्क ने, बहुत सारे लोग फर्जी कंपनियां बना रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, क्या वो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बड़ी हैं जिसके लिए सरकार अब थोड़ी सी सजग हो गई है और ये लिटिगेशंस बढ़ रही हैं? पीछे की वजह क्या है सर? कॉम्प्लेक्स होना लॉ का, या फिर जो लोग लॉ का फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है? देखिए, दोनों ही रीजन है। और पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी विश्व में जिस तरह का रिफॉर्म आता है तो वो कुछ सालों तक वो प्रॉब्लम होती है इंटरप्रिटेशन में। ये इंडिया कोई ऐसा नया नहीं है इसमें। तो पिछले अभी 7 साल हुए हैं जीएसटी को आए हुए। इस तरह के रिफॉर्म को सेटल होने में टाइम लगता है, तो इसको वक्त देना होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। एक तो रेट ऑफ टैक्स पे काफी डिस्प्यूट्स होते हैं क्योंकि मल्टीपल स्लैब्स हैं आपके, 5, 12, 18, 28 स्लैब्स हैं। दूसरा कि डिफरेंट स्टेट्स की अंडरस्टैंडिंग जीएसटी को लेकर डिफरेंट है। पहले जीएसटी आने के पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज को एडमिनिस्टर नहीं करती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। तो उनके लिए उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज था। 360 डिग्री प्रोफाइलिंग ऑफ कोर्स इज अ रीजन, क्योंकि इनकम टैक्स का डेटा अब आप जीएसटी से रिकंसाइल कर रहे हैं, आप ई इनवॉइसिंग का डेटा अपने रिटर्न से रिकंसाइल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बारी आप डेटा को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, बहुत फ्रिवलस ग्राउंड्स पे नोटिसेस आ जाते हैं। तो वो भी एक रीजन है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ, बहुत सारी चीजों पे क्रेडिट को डिनाई किया जाता है, तो उसमें काफी डिस्प्यूट होता है कि भाई एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस पे क्रेडिट नहीं है, तो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा, या बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस पे क्रेडिट है, तो मैं अगर सीएसआर एक्सपेंडिचर पे कुछ खर्च कर रहा हूं तो वो बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें हैं। जीएसटी काउंसिल ने बताया कि शुरू में काफी तेजी से क्लैरिफिकेशन सर्कुलर ला रही थी, तो पिछले 1-2 साल से थोड़ा शायद स्लो हो गया प्रोसेस, बट उम्मीद ये की जा रही है। और जीएसटी ट्राइब्यूनल भी सेटअप नहीं हुआ है अभी तक, उसके वजह से भी काफी लिटिगेशन जो है जो हाईकोर्ट पहुंच जाता है, बिकॉज कोई ऑर्डर कमिश्नर के ने हमारा अगेंस्ट किया तो हमारे पास ट्राइब्यूनल जाने का की सुविधा नहीं है। तो वो भी अब सेटल होने वाला है पिछले अगले 6 महीने में। तो इस तरह की चीजें हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस नाउ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि रिफॉर्म्स तो बहुत हुए हैं और टीदिंग प्रॉब्लम्स जरूर आई हैं। अंत में राजन जी जाते हुए आपसे ये समझना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं के लिए और ज़्यादा
कैसे इसको फ्रेंडली बनाया जा सकता है, कारोबार के लिए कैसे और ज़्यादा फ्रेंडली बनाया जा सकता है। और आज से अगर हम 5 साल 10 साल बाद की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जीएसटी मेजर कंट्रीब्यूटर होगा देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की दिशा में जाने के लिए? सर 5-10 साल तो बहुत बड़ा समय हो गया। आज भी अगर मेरा 45 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर है कंट्री का एस्टिमेटेड 24-25 का, तो पिछले महीने 2,10,000 करोड़ रुपया यहाँ इकट्ठा किया गया जीएसटी में। तो आप समझ लीजिए लगभग 18 से 24 लाख करोड़ रुपया जो है साल में केवल जीएसटी से इकट्ठा किया जा सकता है, किया जा रहा है। और 45 लाख करोड़ मैंने खर्चना है टोटल कंट्री में पूरे साल में, तो लगभग ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो है मेरा कंट्रीब्यूशन जीएसटी से ऑलरेडी आ गया, पहली बात। और आने वाले दिनों में मैंने तो आपसे बिल्कुल बहुत ही कन्विक्शन के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बोल दिया है कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो जीएसटी को रैशनलाइज कर दीजिए, जीएसटी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, जीएसटी को कंज्यूमर के लिए देखिए। जैसे मैंने पावर का नाम लिया, पावर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी है आज भी कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ाने के लिए, उसकी जेब में एक होल करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और भी है, जैसे कि हमारे और प्रतीक जी बात कर रहे थे कि ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं। अब ब्लॉक क्रेडिट सर ऐसे हैं जो कि सीधा का सीधा कॉस्ट पर ऐड हो जाते हैं और वो सीधा कंज्यूमर की जेब पर भारी पड़ जाते हैं। तो ऐसे क्रेडिट्स को, और देखिए जीएसटी लाने का तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि भाई कोई भी क्रेडिट कॉस्ट नहीं बनना चाहिए और कोई भी सप्लाई टैक्स से छूटनी नहीं चाहिए। तो हम ये कहते हैं, हाँ, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं दूसरे प्रोग्राम्स में जो निटी-ग्रिटीज हैं राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरूर करूंगा, मुझे माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। और आपने बिल्कुल सही कहा दोनों ही मेहमानों ने कि सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल अब उसको, राहुल गांधी साहब उसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं और उसका राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। और फिर वित्त मंत्री ने ये जो तमाम आंकड़े दिए उसके जरिए समझाने की कोशिश की कि कैसे ये फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कारोबार जगत से जुड़ी और कौन सी अहम खबरें इस वक्त हेडलाइंस बन रही है फटाफट अंदाज में। दूरसंचार विभाग ने ऑनलाइन स्कैम और साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले कई मोबाइल नंबर और 20 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया है। साइबर क्रिमिनल्स इन हैंडसेट के जरिए लोगों के साथ वित्तीय फ्रॉड कर रहे थे। हैंडसेट ब्लॉक होने के बाद इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दूरसंचार विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी है। दूरसंचार विभाग ने धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए 2 महीने पहले एक चक्षु पोर्टल शुरू किया है। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में ईंधन की मांग पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.1% बढ़ी है। कॉर्पोरेट रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक अप्रैल में तेल की खपत में बढ़ोतरी की वजह देश में चुनाव के कारण बढ़ी गतिविधियां हैं। भारत इसमें विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जिसे देखते हुए आंकड़े महत्वपूर्ण है। यह आंकड़ा देश में तेल खपत का भी संकेतक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर बाजार में किसी भी तरह की अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को जांचने के लिए एक विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। यह विशेष सत्र शनिवार 18 मई को आयोजित किया जाएगा। एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पर जारी रिलीज में बताया कि यह सत्र इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्राथमिक साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्राडे स्विच ओवर किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमएसएमई के नए नियम के खिलाफ उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आयकर एक्ट के तहत एक नियम को चुनौती दी गई थी। नए नियम के तहत एमएसएमई पंजीकृत व्यापारियों को 45 दिनों के भीतर खरीदारों द्वारा रकम देनी आवश्यक है। वहीं विक्रेता भी 45 से ज्यादा दिनों तक उधार नहीं दे सकते हैं। नियमों के मुताबिक समय सीमा का पालन न करने पर आरबीआई की तरफ से तय बैंक रेट से 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा वे अपनी टैक्सेबल इनकम से एमएसएमई को किए गए भुगतान में कटौती करने की क्षमता को भी खो सकते हैं। आईडीबीआई बैंक का कहना है कि उसे कथित तौर पर अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए ब्याज और जुर्माने सहित 2.97 करोड़ रुपए की जीएसटी मांग का नोटिस मिला है। बैंक ने कहा है कि देहरादून राज्य कर विभाग ने आईटीसी के कथित अतिरिक्त लाभ और उपयोग के लिए वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित जीएसटी नियमों के तहत एक आदेश जारी किया है। बैंक का कहना है कि वो इस मामले में अपील सहित उचित कानूनी तरीका अपनाने के बारे में विचार कर रहा है। सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें एनएसई ने प्रस्ताव दिया था कि स्टॉक ट्रेडिंग के समय को बढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ब्रोकर समुदाय के बीच आम सहमति की कमी के कारण एनएसई के इस प्रस्ताव को ठुकराया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी आशीष कुमार चौहान ने एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। संसद लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी मक्का, स्टार्च, तरल ग्लूकोज आदि जैसे पोषक उत्पाद बनाती है। आईपीओ दस्तावेजों के मुताबिक प्रस्तावित निर्गम में 4 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह द्वारा 80 लाख शेयरों तक की बिक्री पेशकश लाई जाएगी।
डॉक्टर रेड्डीज लैब को वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी मार्च तिमाही में 1.307 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल की समान तिमाही के 959.2 करोड़ रुपए की तुलना में 36% ज्यादा है। हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसका राजस्व भी 12% बढ़कर 7,083 करोड़ रुपए पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में कंपनी की कमाई 6,296.8 करोड़ रुपए रही थी। ये थी कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।